नमस्कार, पहाड़ प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर, जहां विधानसभा में सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर यह बैठक हुई। देहरादून में विधानसभा का सत्र हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ये बैठक की है और इस बैठक में ये तय किया गया है कि देहरादून में विधानसभा का सत्र हो या गैरसैंण में हो। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देहरादून में विधानसभा सत्र हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ये बैठक की है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस ने गैरसैंण में सत्र कराने की बात रखी है। कांग्रेस की प्राथमिकता में है गैरसैंण, ये बात यशपाल आर्य की ओर से कही गई। गैरसैंण को स्थायी राजधानी भी घोषित किया जाए, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने गैरसैंण में सत्र कराने की बात को रखा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ये मांग उठी हो, इससे पहले भी कई दफा इस तरीके की मांग उठ चुकी है। कांग्रेस की प्राथमिकता में है गैरसैंण, ये यशपाल आर्य ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्थायी राजधानी भी गैरसैंण को घोषित किया जाना चाहिए। तो गैरसैंण सत्र कराने की मांग पर भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार भी अब सामने आ चुका है। भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत का बयान सामने आया। गैरसैंण में शीतकाल के दौरान सत्र का कोई मतलब नहीं है, दिलीप रावत का ये कहना है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गैरसैंण में ग्रीष्मकाल में ही सत्र होना चाहिए, ये दिलीप रावत ने कहा है। आपको बता दें, दरअसल सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में यह तय किया जाना था कि इस बार सत्र कहां पर हो। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि देहरादून में हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि गैरसैंण में होना चाहिए। अब उसको लेकर भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार भी सामने आया, जिसमें भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत का कहना है कि गैरसैंण में शीतकाल के दौरान सत्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। देखिए, मेरा तो ये सीधा स्पष्ट मानना है कि क्योंकि वहाँ की इस समय मौसम ठीक नहीं है और वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, क्योंकि अब 2-3 बार से हमारा साक्षात्कार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जब ग्रीष्मकालीन है तो वहाँ जो है सदन जो है ग्रीष्मकालीन में ही चलना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने वहाँ नहीं जाना, वहाँ कर्मचारियों ने भी जाना है। पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, और जो पुलिस वाले आते हैं उनके लिए अभी मुकम्मल वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो उनकी भी परेशानियाँ देखना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ग्रीष्मकालीन ज़्यादा सदन जो रहेगा तो ग्रीष्मकालीन में ज़्यादा उचित। देहरादून से हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी उनसे लेंगे। रवि, सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ रहा और उसके बाद जिस तरीके से अब बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस कह रही है गैरसैंण में होना चाहिए, भाजपा पलटवार करते हुए कह रही है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। बिल्कुल गुंजन, देखिए, सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें ये माना जा रहा था कि जो विधानसभा सत्र आहूत होना है वो गैरसैंण या देहरादून दोनों स्थानों में से एक जगह पर आज मोहर लग जाएगी। लेकिन फिलहाल जो अब गेंद है वो सरकार के पाले में है, क्योंकि जब जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाना है कि सत्र कहाँ होगा। हालांकि आज तमाम दलों के साथ जो है ये पूरी बातचीत हुई है, पूरा मंथन हुआ है और तमाम लोगों से उनकी राय मांगी गई है। अगर विपक्षी तौर पर कांग्रेस की बात करें तो गैरसैंण में विधानसभा का सत्र हो, ऐसा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है। वहीं भाजपा की ओर से भी अभी सत्र कहाँ पर किया जाएगा इसको लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि जो सूत्र बताते हैं वो यही बताते हैं कि इस वक्त जो मौसम है वो गैरसैंण का अनुकूल नहीं है सत्र के लिए। बर्फबारी वहां पर हो सकती है, काफ़ी ऊंचाई वाला इलाका है, तो ऐसे में देहरादून में ही जो सत्र है वो किया जा सकता है। और जो अभी तक जानकारी मिल रही है, तकरीबन 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच देहरादून में विधानसभा का सत्र आहूत हो सकता है, जिसको लेकर जो अंतिम निर्णय है वो लेना बाकी है। ऐसे में आज की जो सर्वदलीय बैठक रही उसमें हालांकि जो गैरसैंण और देहरादून में कहाँ सत्र होगा उस पर तो कोई मोहर नहीं लग पाई, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला और हुआ है इस बैठक में, वो ये है कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाना है। ऐसे में मुख्यमंत्री और पूरी सरकार, तमाम विधायक, उन तमाम लोगों को पत्र लिखा जाएगा कि वो इस बार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस को मनाने आए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 9 नवंबर के दिन तमाम विधायक और सरकार गैरसैंण में इस बार भव्य तौर पर
जो 9 नवंबर है राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड का, उसको मनाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में तमाम लोगों की राय जरूर ली गई है, लेकिन जिस तरीके से मौसम का इस वक्त रहता है, क्योंकि अब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित किया गया था, इस वक्त शीतकालीन सत्र के दौरान अगर वहाँ पर सत्र कराया जाता है तो देखने वाली बात हो, क्योंकि इससे पहले भी सरकार की कोशिश रही थी पिछली बार कि वहाँ पर गैरसैंण में सत्र हो, लेकिन आखिरी हमने देखा था मौके पर कि उस वक्त फिर से जो है सत्र को देहरादून में ही आहूत किया गया था। तो ऐसे फिलहाल अभी संभावनाएं कम है कि गैरसैंण में सत्र हो, फिलहाल देहरादून में ही विधानसभा का सत्र होगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है रवि, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर, विधानसभा सचिव रहे मुकेश सिंघल पर कार्रवाई हो सकती है। विधानसभा भर्ती मामले में निलंबित चल रहे हैं मुकेश सिंघल के खिलाफ जल्द ही जांच भी शुरू हो सकती है, ये ऋतु खंडूरी का कहना है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है मुकेश सिंघल पर विवादित कंपनी को विधानसभा भर्ती के लिए ठेका और अग्रिम भुगतान देने का आरोप है। निजी कंपनी को विधानसभा भर्ती के लिए परीक्षा का ठेका दिया था, लगभग 60 लाख का अग्रिम भुगतान किया था। UKSSC के भर्ती परीक्षा में आरोपी कंपनी को ही दिया था सिंघल ने ठेका, ये जानकारी है। और अब इस पूरे मामले में विधानसभा सचिव रहे मुकेश सिंघल पर कार्रवाई हो सकती है, ये देहरादून से बड़ी जानकारी मिल रही है। पहले से ही विधानसभा भर्ती मामले में मुकेश सिंघल निलंबित चल रहे हैं, अब जल्द ही जांच शुरू होगी। जांच में कई पहलू होंगे जो सामने आ सकते हैं। ऋतु खंडूरी ने ये साफ कर दिया है कि अब मुकेश सिंघल के खिलाफ जल्द ही जांच शुरू हो जाएगी। कार्रवाई शुरू हो गई है, देखिए सिस्टम होता है, कार्रवाई शुरू हो गई है और धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। हम लोगों ने अपनी जो कार्रवाई, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कार्रवाई होती है, वो हमने शुरू कर दी। तो विधानसभा अध्यक्ष को आपने सुना, उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्रवाई होती है वो हमने शुरू कर दी है, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। यानी कि अब जल्द जब जांच होगी तो जांच के बाद कई चीजें सामने आ सकती हैं, इसके बारे में ऋतु खंडूरी ने इशारा किया। बहरहाल जानकारी यही है, मुकेश सिंघल के खिलाफ जल्द ही जांच शुरू हो जाएगी। पहले से ही मुकेश सिंघल विधानसभा भर्ती मामले में निलंबित चल रहे हैं। रवि कैंथुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, पहले से ही निलंबित कर दिया गया था, जांच की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ऋतु खंडूरी ने साफ कर दिया है कि जांच भी होगी और जांच में जैसे भी आगे जो कुछ भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल गुंजन, देखिए जो विभागीय कार्रवाई है, जिस तरीके से ऋतु खंडूरी बता रही है कि वो कार्रवाई की जा रही है, यानी कि पूरी तैयारियां हैं कि सचिव रहे मुकेश सिंघल पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी, यानी कि जांच बैठाई जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो विधानसभा में जो भर्तियां थी उस मसले पर हमने देखा कि जो बड़ा निर्णय लिया गया था, तमाम लोगों को बाहर किया गया था, तो वहीं सचिव पर इस बात का एक बड़ा आरोप था कि एक निजी कंपनी को ठेका दिया गया है और 60 लाख रुपये जो अग्रिम भुगतान था वो पहले ही कर दिया गया था। तो ऐसे में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। विभागीय जाँच होगी, यानी कि विभागीय जांच में क्या क्या आरोप पाए जाते हैं, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की तरफ जो इशारा है वो विधानसभा अध्यक्ष का है। तो देखना होगा कि मुकेश सिंघल पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि फिलहाल अभी वो निलंबित चल रहे हैं। क्योंकि विधानसभा में जिस तरीके से भर्तियां की गई थी उस दौरान जो ठेका दिया गया था एक कंपनी को, उसमें 60 लाख का भुगतान पहले ही कर दिया गया था, जिसमें तमाम खामियां पाई गई थी। तो यही वजह थी कि जब इस पर एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है विधानसभा अध्यक्ष ने की थी, जिस वक्त निर्णय लिया गया था कि तमाम जो भर्तियां हुई हैं उनको फिलहाल जो है उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो उसी दौरान जो सचिव आगे किस तरीके से जो कार्रवाई है वो अब आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में UKSSC भर्ती को लेकर लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पेपर लीक मामले में दोषी आरोपियों को अब धीरे धीरे जमानत मिल रही है, जिसको लेकर रुड़की के खानपुर से विधायक उमेश कुमार का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आरोपियों पर कमजोर धाराएं लगाई गई थी, इसलिए वो अब धीरे धीरे जमानत पर निकल रहे हैं। आप दोषियों को कब तक जेल में रख पाएंगे इतनी कमज़ोर धाराओं से, तो उनके जल्दी छूटने का सबसे बड़ा कारण ये है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है कि आखिर वो सफ़ेद पोश कौन है। मैंने ट्वीट करके उस समय भी कहा था कि मगरमच्छ कब पकड़ में आएंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें मगरमच्छ को पकड़ना है। ये छोटी छोटी मछलियाँ जो हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं और छूट जा रही हैं, इनके छूटने और पकड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मगरमच्छ हैं वो पकड़े जाने चाहिए। कांग्रेस
कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही मुख्यालय में कांग्रेस के नेताओं ने गोष्ठी का आयोजन भी किया। गोष्ठी में इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश के लिए दिए योगदान को याद कर उनकी बातों को भी साझा किया गया। आज इंदिरा गांधी जी की शहादत का दिवस है और आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस है और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पे राष्ट्र को जो चीज़ों की आवश्यकता थी उन्होंने की। सारी चीज़ों को लेकर आज ये गोष्ठी थी। विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और उससे अन्य जो साथी हमारे थे उनको उनके विचारों से प्रेरणा मिलेगी। वहीं इगास पर्व को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की प्रवासियों को जोड़ने की मुहिम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तारीफ की। माहरा ने कहा कि 4 साल पहले अनिल बलूनी ने जब इगास पर्व को मनाने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की थी तब भी मैंने बलूनी की तारीफ की थी। अगर बीजेपी का भी कोई आदमी राज्य के हित में कोई कार्य करता है, राष्ट्र के हित में काम कर रहा है, हमको कांग्रेस में ये नहीं सिखाया जाता कि उसकी तारीफ ना करो। हम बीजेपी के लोग नहीं हैं, हम आरएसएस के लोग नहीं हैं। अनिल बलूनी जी का जो सहयोग है, जो उनकी भावना है, मैं उसकी कदर करता हूं और उन्होंने जो ये शुरुआत की थी वो आज फल फूल रही है। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ और आने वाले समय में ये मुहिम और आगे बढ़े इसके लिए हम भी सहयोग करेंगे। वहीं पीआरडी जवानों की मांगों को लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने पीआरडी जवानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ विधानसभा में बैठक की। बैठक में रुके हुए वेतन, जवानों के लिए नई योजना, रिटायरमेंट राशि, मातृत्व अवकाश, अन्य विभागों में नौकरी आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और रणनीति तैयार की गई। सबसे पहली मांग उनकी यह थी कि यात्रा सीज़न में जो हमारे पीआरडी जवान लगाए गए थे उस दौरान उनको जो है 4 महीने का उनका जो मानदेय है वह उनको नहीं मिल पाया है। पुलिस विभाग उनको नहीं दे पाया है। आज उनका मानदेय जो है इसी हफ्ते के किसी दिन भी उनका 4 महीने का मानदेय उनको मिल जाएगा, जो लगभग 14 करोड़ 69 या 59 लाख के करीब है, जो उनको सीधे उनको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ में भी हमारे जवान लगे हुए थे, जहां पे उनके 4 महीने की जो मानदेय है वह भी लंबित था। इसकी भी शिकायत जो है हमारे पीआरडी जवानों ने रखी थी। इसको लेके भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, हल्द्वानी में सीएम धामी औचक निरीक्षण पर निकले। हल्द्वानी की खराब सड़कों का हाल जाना, जल्द से जल्द सड़कों को ठीक करने के निर्देश भी दिए। मेयर सहित कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री खुद औचक निरीक्षण करने के लिए हल्द्वानी की सड़कों पर निकले हैं। खराब सड़कों का उन्होंने हालचाल जाना, जल्द से जल्द सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। मेयर के साथ साथ सभी अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ में इस दौरान मौजूद रहे। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। औचक निरीक्षण जब मुख्यमंत्री ने किया उस दौरान की ये तस्वीर है। मेयर भी साथ में है, अधिकारी भी साथ में, और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वो उस वक्त की है जब हल्द्वानी पहुंचे थे मुख्यमंत्री और उनका स्वागत किया गया था। तो हल्द्वानी की खराब सड़कों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, औचक निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश दिए। मेयर भी इस दौरान मौजूद रहे, सभी अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता और देवभूमि को नशा मुक्त करने के लिए आज खटीमा से सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और देश भर के धावकों के साथ दौड़ लगाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राज्य पुलिस की तरफ से आयोजित देहरादून मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आज खटीमा में दौड़ लगाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का भी काम किया। तो खटीमा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने दौड़ लगाई है। देवभूमि को 2025 तक नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए ये मैराथन में मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए हैं। खटीमा में मुख्यमंत्री दौड़े हैं, हरी झंडी दिखाई है। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं।
वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हल्द्वानी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। वहीं प्रदेश सरकार को HMT की जमीन हस्तांतरण होने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर तंज कसा। अजय भट्ट ने हरीश रावत को परमहंस तक कह डाला। तो हरीश रावत के बयान पर अजय भट्ट ने तंज कसा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर इस साइकिल रैली को रवाना किया। इसी दौरान सरकार को HMT की जमीन हस्तांतरण होने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी के बयान पर भी तंज कसा। HMT माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने खोली, सब जानते हैं, और नारायण दत्त तिवारी जी ने जब खोली अच्छी भी चली, लेकिन पूरे देश में ही HMT रुक गई, तो उसमें दोष भी किसी का नहीं। अब उसका हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, हमारी सरकार ढूंढ रही है। मैंने तो उसमें जो हमारे रेल के डब्बे होते हैं उसका प्रोजेक्ट लगाने के लिए पहले लिखित रूप में दिया, उसको देखा गया लेकिन फिजिबल नहीं पाया गया था। लिखित है मेरे पास, इसलिए नहीं हो पाया है। अब हमारी सरकार उसमें बहुत अच्छे अच्छे उद्योग आमंत्रित करेगी। उधर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरिद्वार स्थित नमामि गंगे घाट से लेकर हर की पौड़ी तक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकिशन के साथ शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। गंगा रन में स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकता के लिए जब शपथ दिलाई गई उस दौरान की पहली ये तस्वीर लोगों को यहाँ शपथ दिलाई गई है। और गजेंद्र सिंह शेखावत को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्होंने दौड़ लगाई है। कई गणमान्य लोग इस दौरान शामिल रहे। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकिशन के साथ शहर के जो तमाम गणमान्य थे वो मौजूद रहे। आज नमामि गंगे, जो गंगा के अविरल बनाए रखने और गंगा को निर्मल बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यशस्वी तरीके से काम कर रही है, उनके तत्वावधान में आज ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस पवित्र स्थल पर किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मानव संसाधन मंत्री और यहाँ के स्थानीय सांसद आदरणीय निशंक जी इस दौड़ में सम्मिलित हुए हैं। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के साथी आचार्य बालकृष्ण जी भी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए सभी प्रतिभागियों का बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। वहीं रुद्रपुर में तैनात एक इंस्पेक्टर का विवादों से नाता खत्म नहीं हो रहा। अब एक टेलर ने वर्दी सिलने को लेकर हुई बहस के बाद इंस्पेक्टर पर उसकी दुकान के बाहर खड़ी बाइक को रंजिशन सीज करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि इंस्पेक्टर उसकी दुकान पर वर्दी सिलवाने आया था और वर्दी महंगी बनाने की बात कहकर इंस्पेक्टर ने उसे देख लेने की धमकी दी। इसके चलते ही उसने अपनी चौकी क्षेत्र की दरोगा को दुकान पर भेजा और दुकान के बाहर खड़ी बाइक को सीज कर अपने साथ ले गए। कि वर्दी दिखाओ, मैंने वर्दी दिखाई। फिर रेट को लेके कि रेट तुम्हारा ज़्यादा है, ये मैंने सर देखिए रेट मैं इससे कम में नहीं दे सकता। इससे कम में आपसे जहाँ बनता है आप वहाँ बना लीजिए, मेरे बस की नहीं है। या तो आपको महंगा लग रहा है कपड़ा तो आप बाज़ार से ला दो, मुझे सिलाई दे देना। उसी के बहस में फिर कहें ठीक है तुझे हम देख लेंगे, यह है वो है। तो बीच में आया उस दिन परसों आए तो ऐसे ही हमारा दुकान का गाड़ी खड़ी हमारी राजदूत आए तो आते ही कह रहे हैं कि भैया इस गाड़ी को हम सीज करेंगे। मतलब खुंदक निकाले चाहे कुछ भी निकाले चीज़ का। मीडिया के द्वारा हाल ही में मुझे एक जानकारी में आया है कि कुछ एक एसओ के ऊपर जो है कुछ आरोप लगे हैं पैसे को लेकर, और प्रत्यारोप ये भी लगे हैं कि गाड़ी सीज कर दिया करके। कुछ मतलब थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है, बट इसमें ऑलरेडी मैंने अभी संपर्क में हूँ और जैसे ही मुझे पूरी मामला बता देते हैं उसके ऊपर जांच किया जाएगा और जांच के पश्चात जो है तत्काल एक्शन भी लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात पुल हादसे के बाद उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट है। यहाँ के झूला पुलों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात के मोरबी पुल हादसों के बाद उत्तराखंड में भी झूला पुलों की मॉनिटरिंग शुरू हो गई। इसको लेकर धामी सरकार एक्शन प्लान तैयार कर रही है।
मोरबी मच्छू नदी पर बने झूला पुल का जितना पुराना इतिहास है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में गंगा नदी पर बने राम और लक्ष्मण झूला का भी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बने दोनों ही पुल सस्पेंशन वाले हैं। फिलहाल लक्ष्मण झूला पुल की मरम्मत हो रही है, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया है, इसलिए काफी संख्या में पर्यटक राम झूला देखने पहुंच रहे हैं। राम लक्ष्मण झूला देखने आई हूँ। कच्छ में जो हादसा हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मेरे को इधर आने से डर नहीं है। हरिद्वार आए थे तो हरिद्वार से हम यहाँ लक्ष्मण झूला राम झूला देखने के लिए आए हैं और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं हर बार जब भी आता हूँ तो और राम झूला पे जब भी आता हूँ बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छा सामान लगता है। बहुत बढ़िया हवा बहती है यहाँ पर और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। और ये राम झूला की तो ख़ास बात बताऊँ आपको, ये जब आप इस पर ट्रैवल करोगे, जाओगे, क्रॉस करोगे तो आपको बिल्कुल झूलने का जैसा अवसर प्राप्त होगा। करीब 1985 में बना राम झूला पुल 230 मीटर लंबा है, जो टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को स्वर्ग आश्रम से जोड़ता है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कि जब एक जगह कोई घटना घटती है तो बाकी जगह पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये नहीं कि फिर घटना घटने का इंतज़ार करें, बल्कि हम बाकी ब्रिजेस को भी एक बार ज़रूर चेक करा लें। जितनी क्षमता हो, लोग भी ध्यान रखें, उतनी क्षमता के अनुसार ही लोग जाएं, क्योंकि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको अपनी सक्रिय जिम्मेदारी निभानी होगी। गुजरात में हुए झूला पुल हादसे के बाद देश भर के झूला पुलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। हम इस समय खड़े हैं ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध झूला पुल राम झूला के पास। आप देख सकते हैं ये राम झूला पुल है। इस पुल का निर्माण करीब 1985 में हुआ था, हिलवेज कंपनी ने किया था। उस समय इस पुल की कीमत 1.2 करोड़ रुपए आई थी और इस पुल को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं, स्पेशल इसी पुल को निहारने के लिए, क्योंकि ये पुल अपने आप में काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। इससे करीब 2 किलोमीटर आगे दूसरा पुल है जिसको लक्ष्मण झूला पुल कहते हैं, लेकिन सुरक्षा के कारणों से उसे बंद कर दिया गया है। आवाजाही उस पर बिल्कुल बंद है। बहरहाल गुजरात के मोरबी हादसे के बाद शासन प्रशासन भले ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन ऐसे हादसों से सबक लेने की जरूरत है और ऐसे झूला पुलों पर जरूरत से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी पुल पर दबाव है और लोग इसी पुल को देखने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं ये कांवड़ मेले के दौरान ये पूरा पुल यात्रियों से भर जाता है और ये पुल क्योंकि झूला पुल है तो इसकी तारें भी वाइब्रेट करती हैं और इसीलिए जो पीडब्ल्यूडी विभाग है कांवड़ मेले से पहले और कांवड़ मेले के बाद इसकी मरम्मत करता है और इस पुल की बराबर मॉनिटरिंग भी की जाती है। प्रमोद नौटियाल, एबीपी गंगा, ऋषिकेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।